Hello, I welcome you all on Unacademy. Let's crack 10th CBSE. My name is Kavita Chaudhary. I have cleared post graduation in MA HRD, cleared diploma in banking and finance. From last 1 year, I'm teaching. This is my profile link for Unacademy. अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो आप ये लिंक को ओपन करिएगा और आप मेरे बारे में और जान सकते हो. Get subscription. As we all know, Unacademy is India's #1 online learning platform. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अपनी प्रिपरेशन करके एग्जाम्स क्लियर करते हैं. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो व्हाट विल यू गेट? सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, डेली लाइव क्लासेस. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जहां आप कोई भी एजुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हो. वो जितना जल्दी हो सके या एज सुन एज आपको उस चीज़ का आंसर देंगे. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जो कोर्सेज है वो हमारे टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं ताकि आपको वो अपने तरीके से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सकें. इसके साथ साथ आपको लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस भी होते हैं. लाइव टेस्ट और क्विजेस से क्या फ़ायदा है? लाइव टेस्ट और क्विजेस से ये फ़ायदा है कि आप अपनी ग्रोथ जान सकते हो कि आपने जो प्रिपेयर किया उसके अकॉर्डिंगली आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है. अनलिमिटेड एक्सेस. अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे. लाइव क्लासेस, अगर सपोज किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे और आप n नंबर ऑफ टाइम इन वीडियोस को देख सकते हो. आप हमारे फ्री लाइव क्लासेस सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो. आपको पता चलेगा कि जो एजुकेटर्स हैं वो कितनी अच्छी नॉलेज और आपको कितना अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं. एंड दे ऑल आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड. दीज आर आवर सम टॉप एजुकेटर्स. जो सिलेबस है आपका वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है. मतलब जो जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसे ध्यान में रख के ये पूरा सिलेबस बनाया गया है. अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो उसमें आपको मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस, तीन कितने 5 सब्जेक्ट्स को आप इजीली पढ़ सकते हो. आपको हर, जैसे कि हमने देखा, आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. वन सिंगल सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. अब हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप है. आप प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सब्सक्रिप्शन में क्या अमाउंट है, कैसी अमाउंट है. डोंट वरी, आई विल हेल्प यू. इससे पहले आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हो. ये जो लिंक है ये आपको अपने URL में लिखनी है और उसके बाद में आपको वहाँ पे एक नीचे बटन दिखेगा, दैट इज ज्वाइन. अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आप अनअकैडमी के चैनल से ज्वाइन हो जाओगे. जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी डाउट्स है, जो भी अपडेट्स आती है, हम टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आपको बताते हैं. अब आपकी अमाउंट क्या होगी? CBSE 10th की जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है दैट इज़ वेरी नॉमिनल, बट जो एजुकेशन है, जो क्वालिटी आपको दी जाती है दैट इज़ बेस्ट. 12 मंथ के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पड़ेगा 12,500, दैट इज़ 10,424 फॉर 1 मंथ. अगर आप मेरा प्रोमो कोड दैट इज़ कविता
डायल करो, यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा हैव अ रेफरल कोड प्रोसीड टू पे, तो आपको यहाँ पे मेरा प्रोमो कोड KAVITA लिखना है, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपने मेरा प्रोमो कोड डाला कविता, तो आपको मिला 11250, मतलब पर मंथ 938। ओके, तो आपको ईयरली अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? आप देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए, पर मंथ का जो अमाउंट है वो ईयरली में बहुत ज़्यादा कम है। जस्ट अ सेकेंड। तो जो आज हम टॉपिक या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं वो भी है आपके चैप्टर 1 के, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जियोग्राफी का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ये क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे थरली, आपको 1 लाइनर्स, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले सभी जो क्वेश्चंस है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने पूरा पैटर्न देखा था जो अपडेट होके आपके लिए आया है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, whom did गांधी जी held responsible for depletion of resources at global level? गांधी जी ने किन्हें रिस्पॉन्सिबल माना था कि जो रिसोर्सेस है वो कम हो रही है, इसमें उन्होंने किसको रिस्पॉन्सिबल माना था? विनो गांधी जी पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ वो बहुत सारे एक आउटस्पोकन एक स्पीकर भी थे। वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे, उनके जो आइडियाज थे, उनकी जो जो थिंकिंग थी, वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करें, उनको नहीं उनके काम को। तो इसमें कहा गया है गांधी जी वॉज वेरी एप्ट। अब एप्ट का मतलब होता है ये एक ऐसा पर्सन होता है या एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो किसी भी चीज को करने के लिए तैयार हो। जैसे कि हमें पता है गांधी जी अपनी आवाज उठाते थे, जो चीजें उन्हें गलत लगती थी वो हमेशा उस चीज के लिए आवाज उठाते थे। सेम तरीके से उन्होंने रिसोर्सेस कंजर्वेशन के लिए भी अपनी आवाज उठाई और उन्होंने बोला देयर इज इनफ इनफ देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। जितना लोगों को ज़रूरत है, जितने रिसोर्स की लोगों को ज़रूरत है उतना हमारे पास है। इनफ मतलब वो जितनी रिसोर्स की ज़रूरत है उतने में वो सेटिस्फाई हो जाए, उतनी रिसोर्सेस हमारे पास है। बट हमारे पास उन लोगों के लिए कोई रिसोर्सेस नहीं है जो ग्रीड मतलब लालच में अगर वो रिसोर्सेस का मिसयूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। इसमें से आपका एक 1 लाइनर का ये क्वेश्चन भी बन सकता है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, वॉज सेड बाय हुम? तो आपको पता होगा, यस दिस वॉज सेड बाय महात्मा गांधी। अब उन्होंने जो ग्रीडी और जो सेल्फिश लोग हैं उनको उन्होंने एक रूट कॉज बताया, किसके लिए? जो आपकी रिसोर्सेज है इसको खत्म करने के लिए या इसका मिसयूज करने के लिए, और वो भी कैसे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। आई एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल। अब एक जैसे कि हमें पता है ह्यूमंस, इनका एक वर्किंग आवर होता है 8 to 6, 10 to 8। इन टाइम के दरमियान ही ह्यूमंस क्या करते हैं? काम करते हैं, बिकॉज उनकी भी बॉडी है, उन्हें रेस्ट चाहिए, पानी, खाना, तो एंटायर डे वो काम नहीं कर सकते हैं। बट दूसरी ही साइड अगर मशीन्स हैं तो मशीन्स को खाना, रेस्ट कुछ नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए सिर्फ मटेरियल। अगर हम इसके अंदर रॉ मटेरियल्स डालेंगे तो जितने रॉ मटेरियल्स आप डालोगे उतना ही ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, मॉडर्न
टेक्नोलॉजी जो है ये एक रूट कॉज है। जो ग्रीडी सेल्फिश इंडिविजुअल्स है ये क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं। ना ही सिर्फ इंडिया में बट थ्रू द एंटायर कंट्री, ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ की ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उन्होंने बोला मास प्रोडक्शन को हटा के आप प्रोडक्शन बाय मासेस करो। इसका मतलब कि आप मशीन से जो नंबर ऑफ प्रोडक्शंस करते हो, एक दिन में 1 लाख 10 लाख जो प्रोडक्शन आप करते हो, तो ये चीज़ हटा के आप लोगों को यूज़ करें। लोगों को यूज करें किसके बदले, मशीन के बदले। अगर आप लोगों को मशीन के बदले यूज करोगे तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती है, जैसे कि पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। और एज वी ऑल नो, गांधी जी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई या वो जो स्मॉल बिजनेसेस होते थे उनको ज़्यादा प्रिफर करते थे या उनको ज़्यादा एंकरेज करते थे, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, लोग अपने बेनिफिट के लिए, और लोग उतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे जितना लोगों को ज़रूरत है। अगर मुझे 3 चपातीज की ज़रूरत है तो मैं सिर्फ 3 चपातीज ही बनाऊंगी, मैं 10 चपाती नहीं बनाऊंगी। अगर यही चीज़ आप मशीन से करते हो तो 10 भी बनाएगा, 50 भी बनाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला है, ही वॉज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट थे, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तब होता है जब हम मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं। क्यों, बिकॉज मशीन्स को कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस, वो मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करना चाहते थे विथ प्रोडक्शन बाय मासेस। प्रोडक्शन बाय मासेस मतलब जो लोग हैं, जो ह्यूमंस है आई एम सो सॉरी, तो जो ह्यूमंस है वो प्रोडक्शन करें। और ऑब्वियसली ह्यूमंस है तो वो थकेंगे भी, तो वो इतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना हमारे लिए या जितना लोगों के लिए ज़रूरत है। इससे क्या हुआ, रिसोर्सेज का उतना ही यूज़ हुआ जितना लोगों को ज़रूरत थी। और मशीन्स के थ्रू क्या हो रहा था, मशीन्स के थ्रू प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मशीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती थी, तो उसमें रिसोर्सेज को बेनिफिट या रिसोर्सेज का हार्म था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो पूछा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, व्हाट आर दी 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हमें पता है रिसोर्सेस हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर रिसोर्सेस नहीं होंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, या बोलो बहुत कम चीज़ें मिलेगी। तो जैसे कि आप 10th में हो, आप अपने 10th के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो, और इसमें आप 10th में हो, आपने एक टाइम डिसाइड किया जिसमें आप मैथ्स पढ़ोगे, एक टाइम डिसाइड किया जिसमें सोशल साइंस पढ़ोगे, एक टाइम डिसाइड किया जिसमें आप साइंस पढ़ोगे। तो आपने भी एक प्रॉपर प्लानिंग की है, ओके, कि हाँ भाई मुझे 90% मार्क्स लाने हैं। एंड यस, अगर आप मेरे सारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे टिल योर एग्जाम्स, में आपकी सभी एसएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वन लाइनर्स, मैप्स, जो भी है वो मैं सब क्लियर कर दूंगी, ताकि आप भी 90 से ऊपर अपने मार्क्स ला सके। आप एसएस की टेंशन बिल्कुल ना लें, एसएस की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दें। नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। आप लाइव क्लासेस में भी अटेंड ज्वाइन करिएगा, जिससे हम लाइव क्लासेस में वन लाइनर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कैसी ग्रोथ है, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी कंट्री में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं,
तो आप कैसे रिसोर्स को कौन सी जगह पे है, कहाँ मिलेगी, क्या क्वालिटी मिलेगी, क्या क्वांटिटी मिलेगी, तो क्या करना है, सबसे पहले जो प्लानिंग की जाती है इंडिया में वो है आइडेंटिफिकेशन। जो रीजन्स है वहाँ सर्वे किया जाता है, वहाँ मैपिंग की जाती है, क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी देखी जाती है, ताकि पता चले कि कित 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 मतलब कितने कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है उस पर्टिकुलर रीजन में। ओके, evolving a planning structure endowed with proper technology, skill, institutional setup for implementing resource development plan। आपको अगर आप प्लानिंग करते हो रिसोर्सेस की तो आपके पास वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अगर सपोज आपके पास आपको पता चल गया कि हाँ ये एक रीजन है और यहाँ पे आपको बहुत नंबर ऑफ रिसोर्सेस मिल जाएंगे, क्रूड ऑयल हो गया, माइनिंग करोगे, रिसोर्सेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, बट आपके पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप इसका बेनिफिट कैसे उठाओगे? अगर आपको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप कैसे मार्क्स लाओगे? ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि अगर रिसोर्सेस है, आपके पास बुक्स है, सब कुछ है, बट आपको पता नहीं कि मैं कैसे पढ़ूं और क्या टेक्नोलॉजी का यूज करूं। टेक्नोलॉजी कैसे? मॉडर्न आपके लिए क्या है? ऑब्वियसली अन अकेडमी। अगर आप अन अकेडमी से करोगे तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, वो इजीली आपकी क्या हो पाएगी, यूज हो पाएगी। इससे क्या होगा, आपकी रिसोर्सेस आपको कैसे यूज करनी है, मतलब आपकी बुक्स हो गई, ये एक छोटा सा सिर्फ एग्जांपल है, आपकी जो बुक्स हो गई उसमें से कैसा कंटेंट पूछना है, मतलब कैसा कंटेंट पढ़ना है, कैसे कंटेंट पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होगा तो आप क्या करोगे, फिर आप उस चीज को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तब आप अपने रिसोर्सेस से बेनिफिट ले सकते हो। अब अगर इंडिया के पास चलो टेक्नोलॉजी भी है, ओके ये रीजन है, चलो हमने मान लिया इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी है, बट टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मशीन्स, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मशीन्स को यूज़ कैसे करना है, तो आप वहां से टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे इस्तेमाल करोगे जबकि आपको पता ही नहीं है कि हाँ भाई कौन सा बटन किस काम के लिए होता है। इसलिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, स्किल होना जरूरी है, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए जहाँ पे आप सभी रिसोर्स को इम्प्लीमेंट कर सको, देख सको, और आपके जो डेवलपमेंट है वो आप कर सको, मतलब एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान बना सको कि हाँ भाई चलो अगर हमने इस साल इतना रिसोर्स में से रिसोर्सेस का यूज़ किया है तो हम कितना डेवलप हो पाएंगे, हम कितनी चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे, कितना मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे। और आपको सिर्फ अपना यूज़ नहीं देखना है, आपका डेवलपमेंट नहीं देखना है, उसके साथ साथ आपको अपने नेशन का, अपनी कंट्री का भी डेवलपमेंट देखना होगा। बिकॉज अल्टीमेटली अगर कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो एंड में, या बोलो वो हर पर्सन का डेवलपमेंट होगा। इसलिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। जो आपने अपना प्लान बनाया है रिसोर्स को यूज करके, कि आप कैसे उन्हें डेवलप करोगे, रिसोर्सेज को कैसे यूज करके आप एक डेवलपमेंट प्लान ऑब्वियसली आपने बनाया होगा। जैसे कि हाँ आपने, जैसे कि हमने देखा, आपने सीबीएसई 10th में आपने सोचा हाँ भाई मैं 90% लाऊंगा, तो उसकी एक प्लानिंग है किसके लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, कि हाँ भाई अगर ये चीज़ें मैं फॉलो करूंगा तो मेरे को अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आपने अपना डेवलपमेंट प्लान बना दिया, अब इससे नेशन कैसे हो गया डेवलप? ऑब्वियसली अगर हमारे यूथ्स, अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे हो, अच्छे मार्क्स आते हैं, स्मार्ट हो, चीज़ें अच्छे से करते हो, तो अल्टीमेटली नेशन तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। सेम तरीके से अगर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं तो वो मैच करने चाहिए आपके नेशन डेवलपमेंट प्लान से भी, ताकि अगर आप कुछ भी रिसोर्स को यूज़ करो या कुछ भी ऐसा गार्डिंग रिसोर्स करो तो आपकी कंट्री को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कंट्री को नुकसान होगा तो अल्टीमेटली वो आपका भी नुकसान है।
ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में इजीली पूछा जा सकता है। बस आपको ध्यान रखना है 3 चीज का। दैट इज, सबसे पहले आप इसको कैसे याद करोगे? पॉइंट, सिर्फ एक कीवर्ड ढूंढ लो और उससे आपको पूरा सेंटेंस आ जाएगा। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन याद रखना है, तो आपको पता चल जाएगा आइडेंटिफिकेशन हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं होगा कौन सी जगह कौन सा रिसोर्सेस है क्या है, तो हम कैसे डेवलप कर पाएंगे? तो सबसे पहला होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करते हो? सर्वे करते हो, मैपिंग करते हो। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हो? क्वालिटी देखते हो, क्वांटिटी देखते हो। तो ये सारी चीजें जब आप, ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा है, तो आपको एक वर्ड से पूरी जो स्टोरी है इसकी वो आपको याद आ जाएगी। सेकंड में आपको सिर्फ इतना याद रखना, अप्रोप्रिएटेड टेक्नोलॉजी। इससे आपको अपना एग्जाम्पल याद रखना है कि अगर आपने एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया है तो उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल होना चाहिए। ऐसा आप एक सेटअप करो कि आपका जो डेवलपमेंट प्लान है वो आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाओ। लास्ट है मैच। तो आपको पता चल जाएगा मेरा डेवलपमेंट नहीं, मेरे साथ साथ मेरे नेशन का डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ऐसे मैच कर लिया कि डेवलपमेंट प्लान, अपने डेवलपमेंट प्लान को आपको अपने नेशन के डेवलपमेंट के प्लान के साथ मैच करना है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके, आप कैसे लैंड यूज करते हो, क्या पैटर्न है और क्या। तो ये डिवाइडेड है आपके दो पार्ट्स में। एक है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। अब यहाँ से भी आपका हो गया 1 मार्क का क्वेश्चन। कैसे? अगर पूछेंगे डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड यूज पैटर्न 1 मार्क में, और अगर एमसीक्यू में भी पूछ लिया तो आपको पता होगा कि हाँ भाई वो फिजिकल है और एक ह्यूमन फैक्टर है। अब फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आता है? टोपोग्राफी। अब पहले हम देख लेते हैं टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि एक एरिया ऑफ लैंड है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों फीचर्स मिलेंगे। आर्टिफिशियल में क्या हो गए? स्कूल्स हो गए, हाउस हो गए, ये सारी चीज़ें जो मैन मेड है, जो हमने बनाई है, ठीक है, वो हो गया। और ये पीस ऑफ लैंड आपका सेम है। ओके, और नेचुरल क्या हो गए? एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हवा पानी, ये सारी चीज़ें नेचुरल है। तो ये फैक्टर भी, सबसे पहला तो आपका टोपोलॉजी फैक्टर है जो आपके लैंड यूज के पैटर्न को डिसाइड करेगा। उसके बाद है क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट फेवरेबल है, अच्छा है, तो लोग वहाँ पे वो लैंड जो होगा वो ज़्यादा यूज होगा। ऑब्वियसली अगर कहीं का कोई एक रीजन है वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ जो लोग हैं वो आपको काफ़ी मिलेंगे एज कम्पेयर टू प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज़ नॉट गुड। तो वहाँ पे क्या होगा? लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्लाइमेट आप नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकती, ये फिजिकल है। सेकेंड है सॉइल टाइप। सॉइल टाइप भी मैटर करता है, आप कैसी जगह रहते हैं, वो प्लेस कैसी है। ओके, कि ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ की सॉइल, तो जो फार्मर्स होते हैं ऑब्वियसली इफ दे विल माइग्रेट टू सम अदर प्लेस, दे विल ऑलवेज नीड कि वो ऐसी जगह सिलेक्ट करे जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, क्रॉप्स का, लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। तो सॉइल टाइप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ह्यूमन फैक्टर जो हमारी वजह से है, दैट इज सबसे पहला पॉपुलर, सॉरी पॉपुलर नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी। दो प्लेस है आपके पास, यहाँ पे 50 लोग रहते हैं और ये जगह कितनों की है? 100 लोगों की। और यहाँ पे जगह है 100 लोगों की, तो यहाँ पे रहते हैं 500। डेंसिटी देखिए आप, तो ये भी बहुत मैटर करता है कि कौन सी जगह कैसी है, वहाँ पे लोग कितने रहते हैं, कितना एरिया ऑफ लैंड यूज होता है। इसलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे कितनी सर्वाइव करती है, कितनी पॉपुलेशन वहाँ रहती है।
सेकंड है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो भी बहुत मैटर करेगा आपकी शिफ्टिंग की, माइग्रेशन का, कि हाँ भाई कहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, टेक्नोलॉजीज अच्छी है, तो लोग वहाँ पे बहुत इजीली माइग्रेट कर पाते हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन, लोग हैं जो पर्टिकुलर कोई जगह छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, कहीं का कल्चर अच्छा है तो लोग चाहेंगे कि हम वहाँ जाके सेटल होए, हम वहाँ जाके रहें। तो ये कुछ ऐसी फैक्टर है, पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स आपके जो इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। आपका अब सॉरी अब आपका एक सेकेंड। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जो लैंड खराब हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स लैंड को फेस करनी पड़ रही है, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ओके क्या हम उस चीज का कैसे सॉल्यूशन निकालें। तो सबसे पहला है एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मतलब जो कैटल्स को चराने जाते हैं उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। अब व्हाट डू मीन बाय एफॉरेस्टेशन, हमें एफॉरेस्टेशन ऑपोजिट है आपके डिफॉरेस्टेशन का। अब डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन में आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को काटते हो, और अगर आप ट्रीज काटोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपका जो क्लाइमेट है या जो बायोलॉजिकल एक जो बैलेंसिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, एनिमल्स को जगह नहीं मिलेगी, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे पास फॉरेस्ट एरिया कम रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से फेस करनी पड़ सकती हैं। एक है आपका एफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है उसका ऑपोजिट, जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को या प्लांट्स को उगाओ, इससे क्या होगा, जो एयर है वो प्योर होगी। प्योर इन केस कि जो एयर है अगर आप ब्रीथ करोगे तो वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत कम होगा। अगर पॉल्यूशन लेवल कम होगा तो लोगों को डिजीजेस कम लगेगी, डिजीजेस कम लगेगी मतलब लोग ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। अगर वो बीमार कम पड़ेंगे तो वो काम पे ज़्यादा जाएंगे, और काम पे अगर ज़्यादा जाएंगे तो प्रोडक्शन होगा, अगर प्रोडक्शन होगा तो ओवरऑल आपके कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो आप देखिए एक जो छोटा सी ट्री है या एक जो छोटा सा प्लांट है वो आपकी पूरी साइकिल को कैसे अफेक्ट करता है। काफी लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ के जो एयर है वो प्योर नहीं होती, इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर देखें हम देखें तो इनकेस क्या होगा, अल्टीमेटली ये किस पे नुकसान हो रहा है, ये हमारे ऊपर नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को, या हमें खुद को क्या करना चाहिए, प्लांट्स को उगाना चाहिए। अगर आपको पता है तो बोलते हैं कि अगर आपका बर्थडे है तो आपको क्या करना चाहिए, बर्थडे में गिफ्ट लेना नहीं चाहिए, आपको गिफ्ट देना चाहिए। और किसको आपको गिफ्ट देना चाहिए, आपको गिफ्ट देना चाहिए आपके प्लैनेट को। ओके अगर आप अपने प्लैनेट को गिफ्ट दोगे तो अल्टीमेटली गिफ्ट आपको रिटर्न में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को उगाना। फिर सेकंड है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। एफॉरेस्टेशन के साथ साथ आपको प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना है ग्रेजिंग के लिए, मतलब जहाँ पे कैटल्स वगैरह को घास के लिए मतलब चराने के लिए लेके जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह बार बार लेके जाओ, नहीं, आपको अलग अलग जगह पे लेके जाना चाहिए या ऐसे प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए अपने कैटल्स के ग्रेजिंग के लिए। नेक्स्ट है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स फॉर ऑफ प्लांट। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ।
ठीक है, अब आपने यहाँ देखा, ये मैंने कुछ ट्रीज बना दिए। मैडम की ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है पर आपको समझ में आ जाएगा। और जो स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि हाँ, मैडम की ड्राइंग ज़्यादा खास नहीं है। ओके, तो अब ये आपका रीजन है। ओके, ये आपका एक फील्ड है। और इसके बाहर क्या करते हैं जो फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, ऐसे फेंसिंग है या जो भी बाउंड्रीज है वहां ऐसे बड़ी बड़ी ट्रीज को उगा देते हैं। क्यों? ताकि अगर हवा आए, सपोज यहाँ से अगर हवा आ रही है, अगर ये प्लांट्स नहीं होते तो हवा डायरेक्टली आती और क्या करती, जो क्रॉप्स है उसे डैमेज करती। बट अब क्या होगा, एक लेवल होगा, वो ऐसे जाएगा, मतलब कि जो हवा का फ्लो है वो एक हाइट पे जाके, फिर मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हवा नहीं आएगी, आएगी, बट जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए बोला गया कि आपको प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, आपको जो ये प्लांट्स है इन्हें बाउंड्रीज में बनाना चाहिए ताकि ये एक शेल्टर के लिए काम करे। एक शेल्टर मतलब एक घर की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करे आपके जो भी प्रोडक्शन या जो भी क्रॉप्स आपने बनाए हैं उसके लिए। आपने अगर देखा होगा तो काफी जगह ये चीजें फॉलो की जाती है। इससे क्या होगा, जैसे कि हमने देखा, जो क्रॉप्स है वो कम से कम डैमेज होंगे। अगर कम से कम डैमेज होंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा ही होगा। तो ऐसे जो बेल्ट्स है वो आपको बनाने चाहिए। कई बार क्या होती है, इससे क्या हो जाता है, विंड के जो फास्ट, जो विंड इरोजन से अगर जो प्लांट्स को या जो क्रॉप्स है उन्हें नुकसान पहुंचता है तो इस मेथड से बहुत कम पहुंचेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। अब आप सोचोगे कि मैडम इतनी सारी खाने की आइटम क्यों लिख रही है। वो इसलिए मैंने लिखा, डोंट वरी, आपके मुंह में पानी लाने के लिए नहीं लिखा है, बस ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि अगर आप लिमिट में खाओगे, हाँ भाई चलो वन चपाती खा ली, थोड़ा सा राइस दाल सब्जी, एक छोटा सा गुलाब जामुन, थोड़ी सी आइसक्रीम और थोड़ा सा मिल्क शेक, दिस इज इनफ। ये आपकी सही तरीके से आपने अपना डिनर लिया। बट इसके साथ साथ अगर आपने देखा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा है, तो आपने एक चपाती, दो चपाती, चार राय मतलब एक क्वांटिटी ऑफ राइस ले लिया, दाल सब्जी, 10 गुलाब जामुन, दो तीन कटोरी आइसक्रीम, दो तीन मतलब क्या है ये मिल्क शेक के अगर आपने एक ग्लास ले लिए तो किसको प्रॉब्लम होगी? ऑब्वियसली जिसने बनाया है उसको तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि आप इतना ज़्यादा खा रहे हो। इसके साथ साथ आपको भी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपने ओवर खा लिया है, बहुत ज़्यादा खा लिया है। इसीलिए ये पॉइंट हमारा लिंक होता है। अब आप बोलोगे मैडम ये आपने क्या किया, इतने सारी खाने की अच्छी अच्छी आइटम बता दी तो आज तो हमारा खाने का मन हो गया। डोंट वरी, खाना ओवर नहीं, ठीक है, ओवर नहीं, थोड़ा सा। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। अब आपको पता चला कि लैंड को अगर हमें बचाना है तो ओवर ग्रेजिंग आपके लिए नहीं था, जो भी एनिमल्स के लिए होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक ही एक जगह पे अगर आप उन्हें लेके जाओगे और एक ही एक जगह पे अगर आप उन्हें ग्रेज कराओगे तो वो जो लैंड है उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे ही थोड़ा बहुत अगर जो प्लांट्स है छोटे छोटे वो उगेंगे, वो खा लिए जाएंगे सेम ही जगह पे, तो जो लैंड है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। तो लूज हो जाने से क्या हो जाता है, लूज हो जाने से
जो प्लांट्स अगर आप कल को वहां पे जाके फार्मिंग करोगे तो एक जो पकड़ होनी चाहिए लैंड के अंदर वो आपको नहीं दिखेगी। ये जो रूट्स है ये कैसे हो जाएंगे, बहुत इजीली इतने स्ट्रॉन्ग डीप तक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ग्रेजिंग करवाई गई, तो वो जो क्वालिटी है लैंड की वो खराब हो गई। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। राजस्थान साइड में या आप कहीं पे भी देखो, जो सैंड ड्यून्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो आपके छोटे छोटे या ऐसे बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, किसके? मिट्टी के, सैंड के, जो रेत होती है उसके। तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए, अब रेत तो जैसे अगर तेज आई तो अगर ये सैंड ड्यूज यहाँ था तो रेत के थ्रू ये तो यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। तो ऐसा ना हो। जो लैंड है ये भी एक टाइप का लैंड ही है, ठीक है। तो ये जो सैंड है ये एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, ओके, ना जाए। तो इसके लिए क्या करना है, थॉर्नी बुशेस मतलब वो आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे बुशेस को या छोटे छोटे प्लांट्स को उगा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वहां पे उनकी जो स्टेम्स है वो क्या, उस लैंड को पकड़ के रखेगी। ओके, पकड़ के रखेगी मतलब एक उसके साथ उसकी एक ग्रिप होगी, जिससे इजीली जो सैंड्यूज है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे, आप बोलो बहुत कम जा पाएंगे। ओके, तो अब इसमें आपको एज अ पॉइंटर अगर आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए तो सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, उसके साथ प्रॉपर मैनेजमेंट। एफॉरेस्टेशन होगा तो मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी, पर किसके लिए? ग्रेजिंग के लिए। फिर शेल्टर, शेल्टर आपको अपने आप याद आ जाएगा कि शेल्टर में मैडम ने क्या समझाया था, आपको वो पूरा याद होना चाहिए कि हाँ भाई ये रीजन है, इसके बाहर ऐसे प्लांट्स को हमने उगाया है। तो सॉरी, तो जो हवा है वो ऐसे ऊपर से जाएगी या डायरेक्टली आपके क्रॉप्स को डैमेज नहीं करेगी। इसके साथ साथ ग्रेजिंग नहीं, ओवर ग्रेजिंग। आपने कहीं पे भी सिर्फ ग्रेजिंग को नहीं कराना है, वो कहीं नहीं लिखा है। ऑब्वियसली अगर एनिमल्स कैटल्स कुछ खाएंगे नहीं तो बेचारे दूध कैसे देंगे, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होंगे। तो उसमें बोला है कंट्रोल करना है आपको ओवर ग्रेजिंग के ऊपर। ओके, और लास्ट मतलब इस स्लाइड का जो लास्ट है वो है ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। क्यों? ताकि जो सैंड्यूज है उसके ऊपर क्या रहे, एक ग्रिप रहे। अगर ग्रिप रहेगी तो जो सैंड्यूज है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। क्यों? बिकॉज हमने उन पे क्या किया है, बुशेस को लगाया है और उसमें एक ग्रिप बनी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड मतलब जो लैंड्स है, सॉरी, जो आपका वेस्ट लैंड है जो हाल फिलहाल कोई काम में नहीं आ रहा है, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे उसे यूज में लाओगे, किस चीज के लिए यूज में लाओगे। तो ऐसे आपको प्रॉपर लैंड का भी मैनेजमेंट करना है। जो वेस्ट लैंड है, सपोज अगर वो किसी एक काम के लिए नहीं आ रहा है तो वहां पे हम दूसरा काम कर सकते हैं। सपोज ये 2 पीस ऑफ लैंड है, ये वेस्ट है मतलब ये बैरन लैंड है, यहाँ पे आप कोई टाइप का एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो या बहुत कम एग्रीकल्चर कर सकते हो। और ये लैंड है, दिस इज वेरी फर्टाइल, यहाँ की सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, तो यहाँ पे और आपको एक इंडस्ट्री खड़ी करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा लैंड सिलेक्ट करना है जो कैसा हो, कम यूज में आता हो एग्रीकल्चर के। अभी अगर आप फर्टाइल लैंड पे अगर इंडस्ट्री खड़ी करोगे या XYZ कोई भी रीजन से अगर आपको लैंड यूज करना है, तो आप ऐसे लैंड को यूज करिए जो एग्रीकल्चर के काम के नहीं हो, या ऐसा हो जो हाल फिलहाल कोई काम का नहीं है या बहुत कम काम का है। वहां अगर उस लैंड को आप यूज करोगे तो वो ऑब्वियसली आपका, आपने क्या किया, लैंड को प्रॉपर मैनेज किया कि हाँ भाई ये लैंड मैं इस काम के लिए ले सकता हूँ और ये लैंड मैं इस काम के लिए ले सकता हूँ। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने हॉल किया, एक माइनिंग करके आपने छोड़ दिया, और सब जगह अगर आप माइनिंग करोगे तो लैंड की क्वालिटी अपने आप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए हमें ज्यादा ग्रीडीनेस हमें नहीं दिखाना है, बस उतनी ही यूज करो। एक सेकेंड,
तो आपको उतना ही लैंड यूज करना है जितना आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर जो लोगों के लिए जितनी रिसोर्सेज की जरूरत है। जैसे कि गांधी जी ने बोला था, देर इज, एज गांधी जी सेड, देर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। सबके लिए जितना जरूरी है उतना हमारे पास है, बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। बट अगर आप लालच करोगे तो हमारे पास नहीं है। तो कंट्रोल करना चाहिए आपको माइनिंग एक्टिविटीज के लिए। अगर आप माइनिंग एक्टिविटीज उतनी ही करोगे जितनी रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, एक कंट्रोल होगा। ज्यादा से ज्यादा आपका लैंड जो है वो खराब नहीं होगा, और उतना ही माइनिंग करो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, सबसे पहला हमें जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो ये है कि जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है, कितने ज़्यादा उसमें केमिकल्स होते हैं जो बहुत टाइप के क्या कर सकते हैं, बहुत कर सकते क्या है, वो ऑलरेडी करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, नॉइस भी करता है, इतनी ज़्यादा मशीन्स की आवाज़ आती है। तो ये सारी जो पॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है जो इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखना है वो ये है कि उनके जो इंडस्ट्री का जो इफ्लुएंस, मतलब जो भी लेफ्ट ओवर होता है या जो भी कचरा होता है उसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर किया जाए। अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके लैंड के साथ साथ इन सभी चीज़ों को भी, और हमें पता है 90% जो चीज़ें हैं वो आपके लैंड पे ही डिपेंड है। वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लैंड पे डिपेंड है। ह्यूमंस हो गए, घर, पानी, ये सब आपको लैंड पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। पानी आपने कभी हवा में देखा है? अब प्लीज ये मत बोलना कि हाँ मैडम बारिश गिरती है तो हवा में पानी नहीं। वो कहाँ अल्टीमेटली वो कहाँ सेटल होता है, वो आपके नीचे लैंड पे ही सेटल होता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि वो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट कर पाए। और अगर पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अभी पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो बहुत हेल्थ इश्यूज आते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, जो लोगों की डाइट कम है, इम्यून सिस्टम कम है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये किसकी वजह से हो रही है, ये ऐसी इम्प्योरिटी जो हमारे आजू बाजू में या जो हमारे एटमोसफियर में फैल गई है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इंडस्ट्री को सबसे पहला ध्यान देना चाहिए कि जो उनका वेस्ट निकलेगा वो उसे कैसे यूज करेंगे या वो उसे कैसे डिस्पोज करेंगे। सेम इसकी तरह ही नीचे दिया है प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट। जैसे कि आपको अगर पता होगा तो अगर किसी भी फैक्ट्री में अगर कुछ निकलता है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इन्हें भी ट्रीट किया जाता है। इसमें से जो फिल्टर करके जो अच्छे होंगे उसको आप रखिए, या जो आप रिसाइकल कर सकते हो या किसी भी और काम में ले सकते हो, तो आप उसे निकाल दोगे तो बहुत कम यहाँ पे इन्फ्लुएंस रह जाएंगे या बहुत कम चीज यहाँ पे रह जाएगी। तो अभी आपको इन सब को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पार्ट ही ट्रीट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो ट्रीटमेंट होगा वो कम चीज पे आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक तो कॉस्ट कम होगी और पॉल्यूशन कम गंदा होगा। ओके, कैन रिड्यूस, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करोगे वेस्ट का तो क्या होगा, जो लैंड खराब हो रहा है वो कम हो जाएगा। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि लैंड बिल्कुल खराब नहीं होगा, नहीं, बट एटलीस्ट पहले अगर 80% होता था तो अगर अभी 60% भी होता है तो एटलीस्ट हमने 20% का तो कुछ अच्छा किया लैंड के लिए। लैंड हमें इतनी चीजें देता है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी कुछ करें। तो हम सिर्फ अपने हिस्से से क्या कर सकते हैं, उसे कम पॉल्यूट कर सकते हैं। एंड रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन, जो वाटर ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो जाता है, पानी भी खराब हो जाता है। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि जो पानी है वो भी मतलब अगर डिग्रेड होता है या खराब होता है तो हम उसे भी कैसे ठीक करें। इन इंडस्ट्रियल एंड सब
अर्बन एरिया जो सब अर्बन जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इसीलिए आपने अगर देखा होगा आउटस्कर्ट्स हो गए या बहुत छोटी छोटी जगह या थोड़ा शहर के दूर जाके इंडस्ट्रीज वगैरह ये लोग सेटअप करते हैं, तो वहाँ के जो नियर बाई लोग हैं मेन सिटीज़ के लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन की वजह से। तो जो नियर बाई एरिया के लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए इन सभी चीज़ों का आपको या फिर जो इंडस्ट्रीज है उन्हें ध्यान, ऑब्वियसली आप तो अभी ध्यान रख नहीं सकते बट हम किस चीज़ से ध्यान रख सकते हैं कि अगर आगे जाके हम इस चीज़ में हैं तो हम अपने तरफ से कितना लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Now, our next and last question of this video is mention the causes of land degradation. क्या causes है land degradation के? सबसे पहला है mining sites are abandoned after excavation work is completed. मतलब जो mining है वो क्या करते हैं, एक जो लैंड है लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं चलो 4-5 ऐसे लैंड बना देती हूँ, यहाँ पे माइनिंग की, गड्ढा किया, पूरा अंदर तक खोदा और इसको एज इट इज छोड़ के चले गए, तो लैंड की क्वालिटी अपने आप खराब हो गई ऑब्वियसली। फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह गए, वहां पे भी सेम चीज की उन्होंने, और ये भी क्या हो गया, पूरा लैंड वैसे का वैसा छोड़ दिया, कोई इसमें दूसरी ट्रीटमेंट नहीं की, कोई और तरीके से इसे जोड़ या कोई और तरीके से यूज नहीं किया गया, तो ये लैंड आपका वैसे का वैसा वहां छोड़ दिया। तो ऐसे क्या कि वो दूसरी दूसरी जगह पे जैसे जैसे शिफ्ट होते गए वैसे वैसे माइनिंग एक्टिविटीज होती गई, और जैसे ही काम कंप्लीट हुआ वो उस जगह को वैसे का वैसा छोड़ के चले गए। इससे क्या हुआ कि क्वालिटी, अभी ये फार्मिंग में भी काम नहीं आ सकता इतना, बिकॉज इतने ज़्यादा जो पैचेस है आपके लैंड पे डीप हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसे भरने के लिए। तो सबसे पहला अगर मेन कॉज कोई है तो वो है माइनिंग। अगर आप माइनिंग ज़्यादा करोगे तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी, अगर ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली आप लैंड को खराब ही करो इतनी ज़्यादा माइनिंग करके। नेक्स्ट है स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मतलब माइनिंग के लिए, माइनिंग किसके लिए, ऑब्वियसली हमारे काम आता है, तो हमारे काम के लिए डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, कैसे, अगर माइनिंग करनी है तो हमें लैंड चाहिए होगा, और अगर उस लैंड पे प्लांट्स उगे हैं तो हम तो वी ह्यूमंस आर वेरी ग्रीडी, तो हम उन प्लांट्स की लाइफ को खत्म कर देते हैं, वो लैंड को पूरा बैरन बना देते हैं, और बैरन बनाने के बाद क्या करते हैं, वहां पे माइनिंग करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, माइनिंग की वजह से लैंड तो खराब हुआ ही हुआ, बट जो प्लांट्स हैं वो भी, उनको भी डैमेज हुआ। तो अगर वन लाइनर में आपको ऐसे स्टेट्स पूछे जाए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, तो आप याद रखोगे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। अब ऑब्वियसली मैडम ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, तो आपको कैसे याद रखने हैं, जे कॉम, मैडम बीकॉम सुना था, एमकॉम सुना था, ये जे कॉम क्या है, ये जे कॉम कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी एक छोटी सी ट्रिप, टिप नहीं बोल सकते, एक छोटी सी हिंट है या फिर बोलो याद करने की तरीका है, जिससे अगर आप ये डिफॉरेस्टेशन देखो और माइनिंग देखो तो आपको एकदम से जेकॉम याद में आना चाहिए, ये वाली डिग्री याद आ जानी चाहिए। तो इसमें जेकॉम में क्या क्या है, इसमें है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ओ फॉर उड़ीसा एंड यस एम फॉर मध्य प्रदेश। तो अगर आपको डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग कहाँ पे कौन से स्टेट्स में हो रही है, तो वो हो रही है हमारे जेकॉम में, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल किस लैंड किस वजह से खराब हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है मेजर प्रॉब्लम, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है यहाँ पे तो वो है आपकी ओवर ग्रेजिंग। कहीं पे भी ग्रेजिंग को
ग्रेजिंग को हार्मफुल नहीं बताया गया है, बताया गया हार्मफुल आपके ओवर ग्रेजिंग को। गुलाब जामुन सब याद आया? यस, ओवर नहीं करना है, उतना ही करना है जितनी जरूरत है। तो आपको ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड करना है। तो ये एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। कहाँ पे? ये GRM², GRM², गुजरात, राजस्थान। M² मतलब M से कोई चीज दो बार आएगी, वो है MP एंड महाराष्ट्र। ओके, MP एंड महाराष्ट्र। तो आपको ये याद रखना है। वन लाइनर में अगर आपको पूछा, चलो फर्स्ट वाला हम रिवाइज कर लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से पूछा तो JCOM, ये एक नई फॉर्मूला है जो मैडम ने इन्वेंट की है आपके लिए। ओवर ग्रेजिंग के लिए अगर कौन कौन सी स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल ओवर ग्रेजिंग के लिए व्हेन इट कम्स टू लैंड डिग्रेडेशन, तो वो है आपका JRM², गुजरात, राजस्थान, MP एंड महाराष्ट्र। अब ये फॉर्मूलाज भी आपको याद रखनी है, डोंट वरी। एसएस का मैंने बोला आप टेंशन पूरा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको सब चीज, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ आपको मिलेगा। बस एंड यस, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, मेरा कोड दैट इज KAVITA, कविता, अगर आप इसे डालोगे तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कॉज है आपका वो है स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये किसके लिए है? ये है ओवर इरिगेशन के लिए। इरिगेशन मतलब जब आप पानी या क्रॉप्स को पानी देते हो, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, जितना जैसे चाहिए, वो इरिगेशन फैसिलिटीज है जो आपको नॉर्मली किसी भी प्रोडक्शन के लिए या क्रॉप्स के लिए जरूरी है। बट अगर आप ओवर करते हो तो इससे क्या होगा? आपका लैंड खराब होगा ही होगा। अब आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर ओवर ग्रेजिंग का पूछे, ओवर इरिगेशन और ओवर ग्रेजिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। ओवर ग्रेजिंग में आपको सिर्फ गुलाब जामुन याद रखना है, जीजे दैट इज गुलाब जामुन याद रख दो, ठीक है? तो आपको पता चलेगा खाना, ओवर खाना, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे स्टेट्स के बीच में। ग्रेजिंग की अगर बात करेंगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा खाने वाली। तो यहाँ पे कौन कौन सी थी, वो हमें वो फॉर्मूला याद रखनी है। वो कौन सी है? GR, डोंट वरी, मैं आपको बार बार बोलूंगी, आपको अपने आप वीडियो में ही याद हो जाएगा। एंड में अगर मैं पूछूंगी तो आई नो आपको बहुत इजीली वो याद हो जाएगा। एक सेकेंड, माई पेन इज नॉट वर्किंग। यस, अभी चल रहा है। इसको भी लगता है गुलाब जामुन सुन के भूख लग गई, ठीक है? तो अगर ओवर ग्रेजिंग की बात करें तो आपको गुजरात, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र याद रखना है। और अगर ओवर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब पानी या जो रिक्वायर्ड चीजें हैं जो क्रॉप्स को दी जाए, बट जितनी जरूरत है उतनी ओवर अगर आप करोगे तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा आपके लैंड को खराब करने के लिए। अब वो कौन कौन से स्टेट्स है जो ओवर इरिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर लैंड डिग्रेडेशन? तो वो है PHD, भूल जाइए, UP, यहाँ पे PHW, ठीक है? ये हमने याद कर लिया अभी, PHW UP। नहीं तो ऐसे कर सकते हैं हम, अप PHW छोटा सा, ठीक है? तो ये हमें W, आपको पता है ये PH के साथ नहीं जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। तो आप लिख सकते हो वेस्टर्न UP, पंजाब एंड हरियाणा। हो गया आपका UP, अब PH, साथ में छोटा सा W। अब छोटा सा W है तो छोटे बच्चे हमेशा क्या रहते हैं? हमेशा आगे रहते हैं वो, हर चीज में। चॉकलेट में मुझे चाहिए तो आपको ऐसे करके W को आगे ले जाना है, मतलब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और आपका आया पंजाब एंड हरियाणा, हरियाणा सॉरी हरियाणा। ओके, अप PH, पंजाब, जहां पंजाब है वहां हरियाणा है, ठीक है? अप दैट इज UP, और बचा है सिर्फ W दैट इज वेस्टर्न
उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके लैंड डिग्रेडेशन के लिए। जब हम बात करेंगे किसकी, ओवर इरिगेशन की, जब हम बात करेंगे ज्यादा इरिगेशन अगर होता है तो द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, ग्राइंडिंग करते हैं लाइमस्टोन किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हमने पहले भी देखा था, जो इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत ज्यादा क्या डस्ट वगैरह को प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है। तो वो क्या होता है, यहाँ से वो सब निकलेगा चिमनी के थ्रू। तो ये क्या करेगा, पूरे एटमॉस्फेयर को गंदा कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। जो डस्ट है वो पूरे आपके एटमॉस्फेयर को गंदा कर देगा। तो ये भी इसलिए क्या करना है, एटमॉस्फेयर में इन पॉल्यूटेंट्स को छोड़ने से पहले आपको एक फिल्ट्रेशन करनी है। आप अगर देखोगे तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें फिल्टर्स लगाए जाते हैं। तो जो भी हवा होती है, जो भी चीज़ होती है, वो यहाँ से होके गुजरेगी, ताकि एटलीस्ट जो कम गंदी है वो ही सिर्फ एटमॉस्फेयर में जाए। बाकी के जो 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 ज़्यादा ही हार्मफुल है वो यहाँ पे रह जाए। इससे क्या होगा, हम ये नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली कि पूरी चीज़ पॉल्यूट होगी, नहीं, बट एटलीस्ट कम होगी। तो एक प्रॉब्लम, एक और, सिर्फ एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है, कॉज है जो लैंड को डिग्रेड करता है। तो एक जो प्रॉब्लम है वो है सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से जो डस्ट होता है वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर से जो भी पार्टिकल्स है वो किसमें, पानी में आके रह जाते हैं, और ये थोड़ा टाइम लेके धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाते हैं। अल्टीमेटली सबसे एंड में क्या होता है, लैंड होता है। इससे क्या हो जाता है, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेड, लैंड की जो क्वालिटी है वो अपने आप खराब हो जाती है। इसमें अब किन किन लोगों को नुकसान होता है, एक तो ह्यूमंस को, अगर किसी ने ये पानी पी लिया तो उसको हेल्थ इश्यूज आ जाएगी। इसके साथ साथ जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो फिशेस हो गई या जो भी एनिमल्स या जो क्रैब्स हो गई, जो भी आपको सी में या यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उनकी भी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। क्यों, बिकॉज पानी अभी प्योर नहीं रहा। ऑब्वियसली वो नहीं सोचेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्योर पानी लें, बट एटलीस्ट इतना तो हो कि एटलीस्ट दे कैन सर्वाइव। तो ये ऐसे जो डस्ट होते हैं तो ये आपके पानी को भी पॉल्यूट करते हैं, और यहाँ पे रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनको भी ये क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। और धीरे धीरे ये जो सारे पार्टिकल्स है ये नीचे लैंड में सेटल हो जाते। तो सेटल होने के बाद ऑब्वियसली वो लैंड को तो खराब कर ही देते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस वेस्ट बिकम मेजर प्रॉब्लम। अगर सबसे बड़ी मेजर कोई प्रॉब्लम है लैंड को खराब करने के लिए, हम तो हैं ही, पर सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो है इंडस्ट्रियल। जिस कंट्री में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होगी और अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होगा उन चीज़ों का, तो डेफिनेटली वहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, सारे पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। और ये पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा, तीनों को अगर कोई हार्म कर रहा है, एयर, वाटर एंड लैंड, अगर सबसे ज़्यादा कोई हार्म करता है तो वो है आपका इंडस्ट्रियल पार्ट। इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है आपके लैंड की क्वालिटी को खराब करने के लिए। अब सिर्फ एक बार हम आपके स्टेट्स को रिवाइज कर लेते हैं, बस फिर वी आर डन विद आवर टूडेज सेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, जेकॉम। ओवर, ओजी दैट इज ओवर ग्रेजिंग, इसमें हमारी मैथ्स वाली फॉर्मूला है दैट इज GRM²। ओजी की है GRM², मतलब ओवर ग्रेजिंग, ओ ओवर ग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन M, मतलब वो स्टैंड्स फॉर माइनिंग, तो वो है आपकी जेकॉम। OG इज फॉर GRM²। यहाँ पे ऐसे याद रखना, जी तो जी फर्स्ट में ही आ जाएगा तो आपको बाकी की याद हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी OI, आई इरिगेशन। इसके लिए हमने देखा था वेस्टर्न यूपी अप, और अप क्या है, एक सेकेंड, H पहले लिख दिया, PH। अब क्या है आपका
पीएच। तो आपको याद हो गया। अब हम इसको एक बार और लास्ट टाइम कंपेयर कर लेते हैं एक ही स्लाइड पे, ताकि आप देख सको। डिफॉरेस्टेशन माइनिंग के लिए आपकी क्या है, जेकॉम। ओजी के लिए क्या है, ये आया आपका जी, राजस्थान, और एम स्क्वेयर, एमपी एंड महाराष्ट्र। और लास्ट है आपकी आईजी, सॉरी ओजी, ओ आई, ओ आई। ओ स्टैंड्स फॉर ओवर, ज्यादा, आई इरिगेशन। तो ये आपको याद हुआ, वेस्टर्न अप, और पी एच वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और क्या है, पंजाब एंड हरियाणा। आई होप आज आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे जैसे आप वीडियोस देखोगे, बस आप जो वीडियो है उसे स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और आप देखिए एंड तक आपको सभी क्वेश्चंस एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स क्रैक 10 सीबीएसई। बस आप हम पे ट्रस्ट रखिए और आपका 10th का रिजल्ट हम पे छोड़ दीजिए। इट विल बी वेरी नाइस। अगर आप मेरा कोड दैट इज KAVITA यूज करते हैं कविता, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। डू सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्रिप्शन तो जरूर आप लीजिएगा। और मेरी जब भी MCQs की या वन लाइनर्स की ऑनलाइन क्लास होगी, आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे हम लाइव सेशंस रखते हैं, तो जहाँ पे आप इजीली अपने आंसर्स दे सकते हो। डू कमेंट, कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए, मैं उसे एज सुन एज पॉसिबल मैं उसे रिप्लाई करूंगी। और यस, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी बेनिफिशियल है, आपको कहीं भी हेल्प आए, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ढूंढ सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी अपकमिंग वीडियोस है, वो इजीली आपको